पाब्लो एस्कोबार को पृथ्वी पर चलने वाला सबसे धनी ड्रग लॉर्ड माना जाता था, लेकिन 1993 में उनकी अपेक्षित मृत्यु के साथ उनकी बहुत सारी संपत्ति जो अरबों डॉलर तक थी, अचानक गायब हो गई, जबकि केवल एक छोटा सा अंश ही अंततः बरामद किया गया था। हम ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं सकते कि पाब्लो एस्कोबार की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि हम ये पता लगाने वाले हैं कि पाब्लो एस्कोबार की संपत्ति का वास्तव में क्या हुआ। पाब्लो के पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा 2015 में कोलंबिया में अपने ताड़ के बागान के लिए खायों का निर्माण करते समय एक 65 वर्षीय किसान जोस काटोलोस द्वारा वापस पाया गया था। जोस के जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन था जब उसे अपने खेत पर प्लास्टिक के ड्रम में दफन $600 मिलियन मिले। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह भाग्यशाली बूढ़ा आदमी कितना खुश रहा होगा। कोलंबियाई अधिकारियों को नकदी के इस बड़े हिस्से के बारे में पता चला कि सरकार ने पैसे के कब्जे में ले लिए और बदले में इसे कोलंबिया में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो आप शायद पूछ रहे हैं कि उन्होंने इस शब्द को अच्छी तरह से क्यों छोड़ दिया। कुछ लोग अलग हैं और लोगों को पाब्लो एस्कोबार के वास्तविक जीवन से अलग बता रहे हैं। चचेरे भाई निकोलस एस्कोबार ने अपने घर की दीवार में लगभग $18 मिलियन छिपाए हुए पाए, जहां एस्कोबार अपने कुछ ऑपरेशनों को अंजाम देता था। मैडेलिन निकोलस में अपने कुछ ऑपरेशन को अंजाम देता था जबकि वह जीवित था, इसलिए उसे कोल्ड हार्ड कैश छिपाने के एस्कोबार असामान्य तरीके के बारे में थोड़ी जानकारी थी। इसलिए पाब्लो की मृत्यु के बाद निकोलस ने पाया कि यह पैसा एक दुकान के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन निकोलस के बयान के अनुसार यह बिना किसी कीमत के नहीं आया। जब उसे प्रतिद्वंद्वी कार्टेल के सदस्यों द्वारा अपहरण कर लिया गया और यातना दी गई, क्योंकि उसने ये भी दावा किया कि उसे एक दृष्टि के माध्यम से मिला था। और अगर निकोलस का ये बयान विशेष रूप से आपको समझ में नहीं आता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में मनुष्य पर एक दृष्टि नहीं आता है, लेकिन वैसे भी पाब्लो का सारा पैसा नहीं था। नवंबर 1989 में उनकी मृत्यु से पहले ही इसमें से कुछ लूट लिए गए थे। मैडेलिन में कहीं प्लास्टिक के ड्रमों में $5 मिलियन खोदे गए थे। एक साल बाद कोलंबिया में 150 किलो सोने में $26 मिलियन भी खोदे गए थे और 2006 में जंगल में $6 मिलियन पाए गए थे, जहां पाब्लो और मैडेलिन कार्टेल ने दुनिया के बाकी हिस्सों में कोकीन की आपूर्ति की थी। पाब्लो एस्कोबार की संपत्ति की सतह पर ये लाखों लोग महज एक खरोंच भर हैं जो उनके प्रमुख। पाब्लो एस्कोबार में एक सप्ताह में लगभग $150 मिलियन और प्रति सेकंड लगभग $810 कमा रहा था। अगर उस बयान ने आपको हैरान कर दिया, तो आप जो कुछ भी सुनने जा रहे हैं वह सचमुच आपकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देगा। पाब्लो को फोर्ब्स द्वारा दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी नामित किया गया था जब वह अभी भी था। उनकी कुल संपत्ति लगभग $30 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया था, रिपोर्टों के साथ कि उन्होंने पैसे के भंडारण के अपने तरीकों के कारण सालाना उस शुद्ध मूल्य का लगभग 10% खो दिया। मुझे ये समझने की जरूरत है कि पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उनकी नंबर 1 समस्या ये थी कि इसे कैसे बचाया जाए। वह स्पष्ट रूप से बैंक का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोलंबिया में कोई भी बैंक उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। और पाब्लो के अलावा उन्होंने अपने पैसे को प्लास्टिक के ड्रमों में जमा करना और उन्हें भूमिगत करने वाली दीवारों के पीछे संग्रहित करना पसंद किया और उन्हें सबसे गंदे स्थानों पर रखना पसंद किया, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं कि नकदी प्रवाह इतना बड़ा था कि पाब्लो ने कथित तौर पर हर हफ्ते रबर बैंड पर $1000 खर्च किए। पाब्लो के पैसे जमा करने के तरीके का सबसे बड़ा हिस्सा ये था कि अपने आदमियों को पैसे स्टोर करने के लिए स्थान देने के बाद वह उसे मार डालेगा, ताकि केवल उसे पता हो कि पैसा किस स्थान पर संग्रहित किया गया था। ये सब उसके सिर में था और उसकी मास्टर योजना का हिस्सा। एकमात्र अन्य व्यक्ति जो इस योजना का हिस्सा था उसका भाई रॉबर्टो एस्कोबार रॉबर्टो था, जिसे पाब्लो के आदमियों के बीच कैलेट्स के रूप में जानी जाने वाली दीवारों के पीछे पैसे को संग्रहित करने का विचार था और प्रत्येक गैलेटा $5 मिलियन तक ले सकता था। इसलिए कोलंबिया, फ्लोरिडा और मैक्सिको में एस्कोबार के स्वामित्व वाले सभी घरों और इमारतों की कल्पना करें, तो कल्पना करें कि इनमें से कितने गैलेटा आज तक उन संपत्तियों में छिपे हुए होंगे। अब स्पष्ट रूप से एस्कोबार की सारी संपत्ति तरल नकदी में नहीं थी। इसका अधिकांश हिस्सा उनकी कारों के घरों और निजी जेट जैसे संपत्तियों में बंधा हुआ था। उनकी संपत्तियों में से सबसे महंगा उनका घर था, जिसे बोगोटा और मेडेलिन के बीच स्थित हासिएंडा नापोलिस के नाम से जाना जाता था। इस संपत्ति का मूल्य
$63 मिलियन था क्योंकि इसमें एक फुटबॉल मैदान था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाब्लो फुटबॉल से प्यार करता था। कृत्रिम झीलें, एक टेनिस कोर्ट और बहुत सी अन्य मजेदार चीजें हैं। लेकिन दुख की बात है कि कोलंबियाई सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को उनके 15 निजी जेटसिनों के साथ 6 हेलीकॉप्टरों के साथ अपने कब्जे में ले लिया। उनकी कार संग्रह, उनकी संपत्ति में एक और अद्भुत वृद्धि थी। उन्होंने 1972 मर्सिडीज 600 पुलमैन चलाया था, जो उस समय ज्यादातर हेड की संपत्ति द्वारा संचालित था, और चूंकि पाब्लो ने खुद को सही तरीके से देखा था, कोलंबिया के राष्ट्रपति का कई वर्षों से एक सपना था, उन्होंने इस वाहन को खरीदने का फैसला किया, जिसकी कीमत लगभग $200,000 थी। हालांकि पाब्लो की मृत्यु से पहले ही इस शानदार कार को कैली कार्टेल के सदस्यों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस प्रतिद्वंद्वी कार्टेल ने उनकी 1964 पोर्श 356 और उनकी मर्सिडीज 1990 एल रोडस्टर जैसी अन्य शानदार कारों को भी नष्ट कर दिया था। संग्रह एक ड्रग सरगना के रूप में उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब पाब्लो और कोलंबियाई सरकार के बीच चीजें दक्षिण की ओर बढ़ी तो लॉस पैप्स और कैली कार्टेल जैसे अन्य कार्टेलों ने ऊपरी हाथ हासिल किया और इस छोटे से लाभ का इस्तेमाल इन सवालों के बीच में पाब्लो की अधिकांश संपत्तियों को नष्ट करने के लिए किया कि पाब्लो की संपत्ति वास्तव में कहां चली गई। रॉबर्टो सेंडोया नाम के एक व्यक्ति, जिसने पाब्लो एस्कोबार का एक गुप्त पुत्र होने का दावा किया था, ने एस्कोबार के बेटे नामक एक पुस्तक जारी की। इस पुस्तक में रॉबर्टो ने बताया कि कैसे उसकी मां एक गोलीबारी में मारी गई थी, लेकिन उसे एक MI6 एजेंट ने बचा लिया था, जो एस्कोबार की गतिविधियों की निगरानी के लिए मेडियन में था। जहां रॉबर्टो की पुस्तक के अनुसार कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस MI6 एजेंट ने उसे पाब्लो के सभी गुप्त स्थानों का एक कोडित नक्शा दिया और फ्लोरिडा में अपने धन को दफन कर दिया। लेकिन इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने सचमुच आपको बताया था कि पाब्लो ने अपने ही लोगों को कैसे मार डाला, इसलिए खुद के अलावा कोई भी उस खजाने के स्थानों को नहीं जानता था। लेकिन वैसे भी रॉबर्टो ने दावा किया कि इस कोडित मानचित्र ने उन्हें फ्लोरिडा में पाब्लो के दफन धन में से कुछ को खोजने में मदद की, और मुझे आपके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये कहानी अब मेरे साथ नहीं बैठती है। सच्चाई ये है कि रॉबर्टो एस्कोबार की संपत्ति पर कोई दावा क्यों कर सकते हैं। ये है कि पाब्लो एस्कोबार ने खुद अपने परिवार के लिए वसीयत या किसी भी प्रकार का ट्रस्ट फंड नहीं छोड़ा था। पाब्लो के बच्चों और उनके लिए कुछ आरक्षित नकदी है पत्नी, लेकिन यह उनके परिवार के लिए अभी भी बहुत कठिन था, खासकर क्योंकि उन्हें पाब्लो एस्कोबार की मृत्यु के लगभग तुरंत बाद कोलंबिया से भागना पड़ा था। अब ये काफी हास्यास्पद है जब आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं कि गरीबी में पैदा हुए पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उन्हें नहीं पता था कि 1 दिसंबर 1949 को पैदा हुए पाब्लो एस्कोबार ने छोटी उम्र से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया था। खुद को कुछ रुपए कमाने के लिए सिगरेट और नकली लॉटरी टिकट। अब पाब्लो के जीवन में इस तरह के बिंदु पर यह स्पष्ट हो गया कि इन छोटे अपराधों से पर्याप्त मात्रा में पैसा बनाने के बावजूद वह अंततः कौन बन जाएगा। पाब्लो हमेशा बड़ा और बड़ा होना चाहता था, चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कीमत क्या है। इससे पहले उसे ड्रग तस्करी और अपहरण में अपना हाथ आजमाना पड़ा। बात दूसरे की ओर ले गई और उन्होंने आखिरकार 1976 में मेडेलिन कार्टेल शुरू किया। औसत कार्टेल ने बोलीविया, पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों में कोकीन के अपने शिपमेंट के लिए दरवाजे खोले, इससे पहले कि वह अपने प्रमुख पाब्लो में अमेरिका में भेजे गए कोकीन के 80% के लिए जिम्मेदार था, जो प्रति माह लगभग 70 से 80 टन कोकीन पहुंचाता था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी छिपी हुई संपत्ति का क्या हुआ? इस सवाल का जवाब देने के लिए कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी छिपी हुई संपत्ति का क्या हुआ, जवाब यह है कि कोई भी पूरी कहानी नहीं जानता है। हम निश्चित रूप से कुछ चीजें जानते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था। वे आज भी छिपे हुए हैं, हम वास्तव में नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस बीच हमें देखने के लिए धन्यवाद। नीचे टिप्पणी अनुभाग में इस पर अपने विचार बताएं।